चौथा क्या काम करता है आपका कि ये जो आपका जो इंटरप्ट जितने भी लगे हुए होते हैं उन सबको भी क्या कर देता है, ये डिसेबल कर देता है। बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कि माइक्रो प्रोसेसर is resetted by giving low pulse on reset in bar pin. The program counters become 000H. Hence, after reset, microprocessor execute first instruction from address 000H. Also, all interrupts are disabled. Got it? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes or no? तो इस तरह से आपको एक एक चीज को एनालिसिस करना है, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं। मेरे ख्याल से आप जस्ट रीड कर रहे हो, उसके बारे में डिटेल में नहीं समझ रहे हो। अच्छा, मैं ये कहता हूं, इसको क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी रिक्वायर्ड होती है माइक्रो प्रोसेसर को? 8085 माइक्रो प्रोसेसर को क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी रिक्वायर्ड होती है? 6 मेगाहर्ट्ज सर 6 मेगाहर्ट्ज। 6 मेगाहर्ट्ज नहीं है मेरे भाई लोगों, इसको 3 मेगाहर्ट्ज की रिक्वायरमेंट होती है। 6 मेगाहर्ट्ज x1 x2 के बीच में एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखा जाता है जो कि डिवाइड बाय 2 नेटवर्क पर होता है। ठीक है, तो 6 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 मेगाहर्ट्ज। इस तरह से 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी इसको रिक्वायर्ड होती है और इस तरह से इसको प्रोवाइड की जाती है। तो वो भी आप लोगों ने ढंग से नहीं पढ़ा है, इसमें आपने पिन आउट डायग्राम ढंग से नहीं पढ़े। अब बच्चों में यदि मैं आगे बढ़ूं तो क्या मीनिंग है इस चीज का, बताइए आप मुझे। आप देखिए, आपके पास नोट्स हैं, आप नोट्स उठाइए, नोट्स में देखिए, नोट्स उठाइए, उसमें सबसे पहले देखिए क्लॉक के बारे में दिया हुआ है आपका। x1 x2 सबसे पहले आपका पिन आउट डायग्राम है, उसी में सिग्नल लिखा हुआ है x1 x2 लिखा हुआ है कि नहीं? यस और नो? लिखा है सर। क्या लिखा हुआ है? These, सुनिए, मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। These two pins are used to connect oscillator, है ना, ये दोनों पिन हैं, एक है ना ऑसिलेटर को कनेक्ट करने के लिए काम आती है। अ क्रिस्टल ऑसिलेटर इज यूज्ड टू जनरेट क्लॉक ऑफ रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, ये जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है उसको जनरेट करने के काम आती हैं। अब ये इसको किस तरह से डायग्राम में दिया हुआ है कि x1 x2 के बीच में आपका 6 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक क्रिस्टल को लगाया हुआ है और डिवाइड बाय 2 नेटवर्क होने पर ये 3 मेगाहर्ट्ज जनरेट कर रहा है। तो क्या लिखा है इसमें? इफ क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी that is 6 megahertz, then operating frequency of microprocessor will be 3 megahertz because crystal oscillator frequency will be divided by 2 internally. So operating frequency क्या होगी? crystal frequency divided by 2, that is 3 megahertz. तो इसका फिर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? यदि इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज है तो टाइम क्या हो जाएगा? 1/6 1 by f means 1 by 3 megahertz, that is 0.333 microsecond. तो ये जो टाइम पीरियड जो t होता है, जो आपको टाइमिंग साइकिल दिखाई गई है, तो इसको एक को बोलते हैं 1t स्टेट। क्या बोलते हैं? 1t स्टेट। क्या बोलते हैं बच्चों? 1t स्टेट। 1t स्टेट। तो इसका मतलब आप लोग है ना, जो आपने पिन आउट डायग्राम पढ़े हैं वो भी आपने अभी अच्छे से नहीं किए हैं। इसके बाद आपने वो नोट्स खोल रखे हैं आपने अपने? यस सर। यस सर। यस सर। इसके बाद A8 to A15 है आपका, A15 to A8 या A8 to A15, इसको बोलते हैं हायर 8 बिट एड्रेस लाइंस। क्या बोलते हैं? हायर 8 बिट एड्रेस लाइंस। क्या है इसका फंक्शन? ऑन दिस लाइन माइक्रो प्रोसेसर सेंड हायर 8 बिट एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये क्या करता है? हायर 8 बिट एड्रेस को मेमोरी लोकेशन पे भेजता है। द एड्रेस इज वैलिड और अवेलेबल ऑन द लाइंस फॉर 3 क्लॉक साइकिल्स। अब मैंने बताया ना अभी टी स्टेट बोला है, एक टी स्टेट बोलो या 1 क्लॉक साइकिल बोलो, सेम थिंग। या तो 1 क्लॉक साइकिल बोल सकते हो उसको या 1 टी स्टेट बोल सकते हो। तो ये क्या होता है कि ये 3 क्लॉक साइकिल तक है ना इसका हायर 8 बिट एड्रेस वैलिड रहता है, बिकॉज माइक्रोप्रोसेसर रिक्वायर्ड 3 क्लॉक साइकिल्स पीरियड टू रीड ऑब्लिक राइट ऑपरेशन। यदि कोई भी उसका डाटा का रीड और राइट ऑपरेशन करना है तो कितनी रिक्वायरमेंट होती है इसको?
3 क्लॉक साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देखिए उस आपके नोट्स में देखिए कि आपको T1, T2, T3 दे रखे हैं, दे रखे हैं नहीं दे रखे, तो उस हिसाब से एड्रेस दे रखा है। आपने देखा होगा A8 की लाइन है ना हाई के ऊपर है और A15 की लाइन लो के ऊपर है, इस तरह से डायग्राम में शो कर रखा है और बीच में डैश 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 लाइन कर रखी है। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो हाई और वो लो है, मीन्स आपका ये हो सकता है कि A8 आपका हाई हो, A9 लो हो, A10 लो हो, A11 हाई हो, तो वो कुछ भी हो सकता है। इसको शो करने का तरीका इस तरह से होता है। कैसे होता है मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। देखिए मैं इसको आपको शेयर करता हूँ इसमें, देखिए मैं आपको दिस इज क्लॉक साइकिल। ये आपको दिखाई तो दे रहा है ना स्टूडेंट? यस सर, यस सर, यस सर। दिखाई दे रहा है ना आपको ये व्हाइट बोर्ड? तो दिस इज एक आपका टी स्टेट यहाँ पर हो जाता है। ये थोड़ा ड्रॉ में थोड़ा सा एक्चुअली प्रैक्टिस ना होने की वजह से मैं इसको ढंग से ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। दिस इज योर T1, यहां से यहां तक आपका T2, और यहां से यहां तक आपका T3। ओके, तो एड्रेस लाइंस हम ऐसे शो करते हैं। ये मान लो आपका A8 है और ये आपका है A15, तो ये मान लो A9, A10, A11, A12, A13, A14 ऐसे हो जाएगा। तो ये सारी लाइनें मैंने, कोई हाई होगी कोई लो होगी। सपोज मान लो इसको हम दिखाएं, जैसे मान लो A8 आपका 0 है, तो आप इसको कैसे शो करोगे? ऐसे शो करोगे ना लो के रूप में। A9 आपका मान लो सपोज 1 है, तो आप इसको कैसे शो करोगे? ऐसे। A10 मान लो आपका अगेन 1 है, तो आप इसको कैसे शो करोगे? ऐसे। A11 मान लो आपका 0 है, तो आप कैसे शो करोगे? ऐसे करोगे। तो इसी प्रकार को हम एक एक लाइन को तो शो नहीं कर सकते, तो इसको शो करने का तरीका आपका ये है। इस तरह से हम इसको शो करते हैं। A8 to A15 लाइन को इस तरह से हम शो करते हैं कि एक लाइन को हम ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देते हैं और एक लाइन को नीचे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं और बीच में हम डैश 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 लगा देते हैं जितनी भी लाइनें होती हैं। तो ये शो करने का तरीका हो जाता है A8 से A15। तो आप समझ आए डायग्राम में देखने से और इस देखने में जो आपको नोट्स दिए हैं, तो हमको हमेशा ये टाइमिंग डायग्राम बनाने के लिए आता है स्टूडेंट्स। ये टाइमिंग डायग्राम आपको बनाने के लिए आएगा। ये लिख के रख लीजिएगा कि मेमोरी रीड साइकिल में कितनी क्या होता है, मेमोरी राइट साइकिल में किस तरह से टाइमिंग डायग्राम होता है, इन आईओ रीड में क्या होता है, आईओ राइट में क्या होता है और आउटपुट फोएच में क्या होता है। ये टाइमिंग डायग्राम बनाने के लिए आएगा। वो मैं 1 बाय 1 आपको सिखाता हुआ चलूंगा कि आपको किस तरह से इनको बनाना है, ठीक है। और इसके बाद मूव A, B या MVI A, डाटा, यदि कोई इंस्ट्रक्शन आ जाती है तो इसके लिए टाइमिंग डायग्राम क्या होगा वो भी बनाने के लिए आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। वो भी 1 बाय 1 में आपको समझाता हुआ चलूंगा। तो यहां तक ये आपको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर, यस सर, इसको मैं रब कर दूं अब? यस सर। ओके सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। सर वो पिन डायग्राम पे जो एरोज हैं वो कभी इन आउट जो है वो सर वो क्या इंडिकेट करते हैं? वो इंडिकेट ये करते हैं कि कोई तो कॉलेज की तरफ आ रहा है और कोई कॉलेज से बाहर जा रहा है। कोई तो माइक्रो प्रोसेसर के लिए सिग्नल दे रहा है और माइक्रो प्रोसेसर किसी के लिए सिग्नल दे रहा है, वो आउट के लिए है।
ओके जैसे सर। मान लो आपको कोई डाटा किसी अदर डिवाइस में लिखना है तो राइट बार सिग्नल आपका आउट होगा, और माइक्रो प्रोसेसर से रीड करना है तो इन सिग्नल होगा, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर का रीड सिग्नल होगा। बात आपकी समझ आ रही है कि नहीं? अब ट्रैप सिग्नल है, देखो मेरी बात सुनिए, ट्रैप RST 7.5 6.5 5.5 ये इंटरप्ट कौन किसको दिए जाते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को। तो ये देखो सारे इन होंगे, अंदर की तरफ एरो होंगे इनके, देखिए आप हैं कि नहीं? यस सर है। और जब वो इंटरप्ट एक्नॉलेज कर देता है तो उसके लिए आउट सिग्नल होगा, INTA बार, वो आउट सिग्नल होगा। हाँ सर वो आउट है। बस समझ आ गई बात आपको? यस सर थैंक यू सर। चलिए अब मैं ये बताइए, मैं आपको ये सारी चीजें रिकैप कराऊं कि मैं आगे बढ़ूं? बताइए ये इंस्ट्रक्शन सेट वगैरह आप मुझे बताइए, क्या ये चीजें रिकैप कराऊं कि मैं आगे बढ़ूं? क्योंकि मुझे अभी ये इंस्ट्रक्शन सेट भी कराना है। उससे पहले मैं अभी ये देख रहा हूं आप पिन आउट डायग्राम में ही अभी आधे अधूरे पड़े हुए हो। अभी मैंने आपसे 2-3 पिन ही पूछा है, रिसेट इन मार, क्लॉक A8 to A15, है ना? ऐसे ही क्लॉक आउट पिन होता है। क्लॉक आउट पिन क्या होता है कि यदि किसी अदर पेरिफेरल डिवाइसेस को 3 मेगाहर्ट्ज की रिक्वायरमेंट होती है तो इस पिन पर को एक्टिव हाई कर देते हैं, तो अदर पेरिफेरल डिवाइसेस को 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या अपना 8085 माइक्रोप्रोसेसर दे देता है। बात आ रही है आपको समझ में कि नहीं आ रही? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपके? यस सर। यस सर। चलिए अगला मैं एक बार रिकैप कर ही रहा हूं आपके लिए। अब ये AD0 से AD7 जो आपका एड्रेस डाटा लाइंस होती हैं जो कि मल्टीप्लेक्स होती हैं, है ना? ये एड्रेस और डाटा लाइंस हैं। तो आप डायग्राम देखिए अपने नोट्स में, इसमें T1 पर आपकी उस समय ALE पिन हाई होती है। क्या होती है? ALE पिन हाई होती है। उस समय एड्रेस को रीड करता है माइक्रो प्रोसेसर। A0 से लेकर A7 का जो भी डाटा होता है ना, A0 से लेकर A7 का जो भी एड्रेस होता है उसको रीड करता है। तो उस समय ALE पिन हाई होती है। जब हमें एड्रेस को रीड करना होता है तो ALE पिन शुड गो हाई, है ना, एट द टाइमिंग ऑफ T1। इसके बाद वो क्या लो हो जाती है। तो ड्यूरिंग T2 और T3 उस समय वो डाटा को रीड करता है। ये आपका AD0 से लेकर AD7 का फंक्शन हो गया। इसमें कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ओके, नेक्स्ट नो होता है सर। RD बार। RD बार क्या होता है? रीड कंट्रोल सिग्नल। दिस इज क्या है? इट इज अ एक्टिव लो आउटपुट ड्यूरिंग रीड ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर सेंड लो पल्स ऑन दिस लाइन। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि इसको माइक्रो प्रोसेसर सेंड लो पल्स ऑन दिस लाइन, तो ये एक्टिव लो पिन है। इसी प्रकार आपका राइट बार है, राइट कंट्रोल सिग्नल, इट इज एन एक्टिव लो आउटपुट ड्यूरिंग राइट ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर सेंड लो पल्स ऑन दिस लाइन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पिन आती है IO/M बार। पहली बात तो ध्यान रखना कि माइक्रो प्रोसेसर एक तरह से माइक्रो प्रोसेसर है जो कि परफॉर्मेंस देता है या परफॉर्म करता है कोई भी वर्क को, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल, अर्थमेटिकल, जो भी कुछ है इस तरह के वर्क करता है। इसको करने के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई डाटा कहाँ स्टोर होना है, कहाँ से लेना है डाटा, क्या करना है। तो माइक्रो प्रोसेसर में दो प्रकार की मेमोरी से हम बात करते हैं। पहला तो होता है मेमोरी इटसेल्फ मेमोरी जो कि 16 बिट की होती है, और एक होती है IO मेमोरी वो जो कि 8 बिट होती है, इनपुट आउटपुट मेमोरी कहते हैं उसको। और एक होते हैं मेमोरी जो कि 16 बिट की होती है। तो एक सिग्नल होता है IO/M बार। क्या होता है? IO/M बार। तो IO/M बार में क्या होता है? इट इज अ स्टेटस सिग्नल, इट इज अ आउटपुट सिग्नल व्हेन IO/M बार इज इक्वल टू 0। दिस M बार पर 0 है तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? मेमोरी से। और यदि IO/M बार इज इक्वल टू 1 है तो वो किससे, वो मेमोरी किससे कंसर्न हो जाएगी? IO मेमोरी से। तो वही चीज में लिखा हुआ है कि IO/M बार इज इक्वल टू 1 देन ऑपरेशन इज रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इनपुट आउटपुट मेमोरीज। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको? यस और नो? नो सर। अब आप नो बोलते हो लेकिन है ना, जब मैं पूछता हूं तो आप जवाब नहीं देते हो। ओके, इसके बाद इसमें दो पिन्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टेटस सिग्नल S1, S0 दैट इज कॉल्ड स्टेटस सिग्नल। क्या कहलाते हैं?
स्टेटस सिग्नल, तो स्टेटस सिग्नल का एक फॉर्मूला याद रख लेना, S1 = R/W बार। स्टेटस सिग्नल, एक मिनट, स्टेटस सिग्नल S1 = R/W बार, मतलब S1 की वैल्यू 0 हुई तो किससे कंसर्न हो जाएगा? राइट से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? राइट से। और S1 की वैल्यू 1 हुई तो किससे कंसर्न हो जाएगा? रीड से। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए एक टेबल बनाई जाती है, IO/M बार S1 S0 और इसके बाद मशीन साइकिल। ये टेबल आपको नोट्स में भी मिलेगी, जो मैंने नोट्स दे रखे हैं। नोट देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो आप संगी संग? देख रहे सर। यस सर। चलिए, अब यदि हमें मेमोरी से कंसर्न करना है, मेरी बात सुनिए, ये मेमोरी से कंसर्न करना, तो ये क्या होगा? 0। अब दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है S1 और S0 की, या तो ये 0 रहे, ये 1 रहे, या ये 1 रहे, ये 0 रहे। सपोज ये 1 है आपका और ये 0 है, तो किससे कंसर्न हो गया? पहली बात तो ये मेमोरी से कंसर्न हो गया। S1 = 1, S1 = 1 मतलब क्या हो गया? रीड। तो इसको बोलते हैं मेमोरी रीड साइकिल। क्या बोलते हैं? मेमोरी रीड साइकिल। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस चीज को अलग रखो आप, ये मेमोरी से कंसर्न है अपना। अगला ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो सकता है और ये 1 हो सकता है, यही हो सकता है इसका, और कोई तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। और यदि ये 0 है आपका, तो ये क्या करना कंसर्न हो गया? S1 = 0, S1 = 0 मतलब राइट। तो क्या हो गया? ये मेमोरी राइट साइकिल। राइट साइकिल। गुड। अब यदि ये 1 कर देते हैं अपन, और ये आपका 1 और 0, तो अब क्या मीनिंग होगा? आप तुम बताओ। सर इनपुट आउटपुट रीड साइकिल। आईओ से, यस आईओ से सर, हो आईओ गया? रीड आउट। यस आईओ सर। रीड साइकिल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आईओ रीड साइकिल। रीड साइकिल। और ये 1 है आपका, और ये 0 है, और ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? आईओ IO राइट साइकिल। राइट साइकिल। ठीक है। और अब लास्ट में एक ऑप्शन और बचता है, 0 1 1, दोनों यदि 1 1 आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ऑपकोड फेच साइकिल। क्या बोलते हैं? ऑपकोड फेच साइकिल। फेच साइकिल। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना कि ये जो मैंने आपको, ये तो स्टेटस सिग्नल का बता दिया। जब कभी भी कोई डाटा आपका मेमोरी से रीड किया जा रहा है, या मेमोरी में राइट किया जा रहा है, या आईओ में रीड किया जा रहा है, या आईओ में राइट किया जा रहा है, इन सभी के लिए 3 स्टेट की आवश्यकता होती है। 3 स्टेट मतलब 3 क्लॉक साइकिल की जरूरत पड़ती है इनको रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। लेकिन यदि ऑपकोड फेच करना है तो इसको लिए 4T की आवश्यकता पड़ती है। कितनी? 4T की आवश्यकता। अब आप कहोगे ऑपकोड क्या होता है सर? यस सर। कहोगे क्या? क्या सर कहेंगे? कहोगे क्या होता है? आप ही बताओ। ये तो आप पढ़ चुके हो ना, प्रीवियस क्लासेस में आपको ये सारी चीज बताई हुई है। चलिए, किसी को पता हो वो बताइए। आपको क्या नाम है बच्चे? ऑपकोड में लिखे हुए होते हैं जो सर असेंबली लैंग्वेज होती है सर। हाँ? अंदर सर उसको क्या कह रहे हो? सर असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ सर ऑपकोड है ना, एक इंस्ट्रक्शन होता है सर माइक्रो प्रोसेसर के लिए। बिल्कुल, ये असेंबली लैंग्वेज का कोड होता है, डेट इज कॉल्ड ऑपकोड। जैसे मूव हुआ, MVI हुआ,
इनके खुद के ऑपकोड बने हुए होते हैं जो कि 8 बिट के होते हैं। कितने होते हैं? 8 बिट के होते हैं। उससे ही हमें पता लगता है कि इस ऑपकोड का क्या कार्य है माइक्रो प्रोसेसर को। ये माइक्रो प्रोसेसर उसको डिकोड करता है और डिकोड करने के बाद पता लगता है कि इसको मूव करना है या मूव इमीडिएट करना है या ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या एडिंग एक्सोरिंग करनी है या ऑरिंग करनी है या एंडिंग करनी है। जो भी फंक्शन करना है इस ऑपकोड को ही जानकर वो कर पाता है। अब किसके साथ किससे करना है वो फर्दर आपका प्रोसेस में आता है। तो यहां तक आपको ये चीज समझ में आ रही है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। Yes, sir. यस सर। यार सब बोलते नहीं एक साथ। बाकी और बच्चे कहाँ? ये एक दो की आवाज ही सुनता हूँ इसमें, बाकी औरों की तो आवाज आती नहीं है। क्या सब ये माइक को रख के ये बस कैमरा ऑन करके चले जाते हैं या अपनी ये लॉगिन करके चले जाते हैं इसको? क्यों भाई? बाकी बच्चे कहाँ चले जाते हैं? एक बार सब अपना अपना है ना फेस दिखाइए। सब लोग अपना अपना वीडियो कैमरा ऑन कीजिए। पता लगना चाहिए कि आप लोग अवेलेबल हो गए नहीं। चलिए। दो ही पर्सन दिख रहे हैं मुझे। 3 4 5 6 7, इसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल 20 बच्चे एक तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी बच्चे कहाँ गए? बाकी स्टूडेंट्स कहाँ? सब ऑन करके चले गए क्या? चलिए अब आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं, है ना? वीडियो ऑफ कर दो। आपका क्या इससे क्या है, आपका नेट स्लो नहीं होगा। आपका जो भी डाटा आपको रिसीव होना है, बेटा आप कर दो, ऑफ कर दो अपना। तो यहां तक आपको समझ में आया? आज कितने स्टूडेंट्स आए टोटल अभी देखना? 29 29 सर। 29, sir. सर उसमें से सर एक आप होंगे सर तो 27 28 बच्चे हैं बस। 26 स्टूडेंट्स तो 26 हैं। सर हो गए। यस सर 26 है सर भी हैं सर, 26 स्टूडेंट है सर। चलिए एनीवे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि उन स्टूडेंट से कहिए जो क्लासेस नहीं लग रहे हैं, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, उनको ये मोबाइल नंबर चाहो तो मेरा मोबाइल नंबर और दे देना, है ना? अभी मैं इसको रब कर देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर और दे देना और इसको कहने के बाद आप लोग उनसे कहो कि वो मुझसे बात करें। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, मैं मोबाइल नंबर अपना दे देता हूँ आपको। दिस इज माय मोबाइल नंबर, ठीक है? ये मेरे मोबाइल नंबर को आप उन स्टूडेंट्स को दे दीजिए जो क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से वो फ्रेंड्स तो आपके ही हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर आप लोगों ने साथ पढ़ा है। एटलीस्ट एक सेमेस्टर में आके तो आपने साथ में पढ़ाई करी ही है, तो आपके फ्रेंड्स तो वो बन ही गए होंगे। उन स्टूडेंट से कहिए कि वो तुरंत प्रभाव से आज उससे बात करें और उससे क्या कह रहे हो? सर हमने मैसेज ड्रॉप कर दिया था ग्रुप में सर, अब पता नहीं क्यों नहीं आया सर। आप मैसेज ड्रॉप मत कीजिए, आप उनको कॉल करके कहिए। आप ये मान लीजिए कॉलेज के बिहाफ पर आप एक कॉल कर रहे हो, आप प्रिंसिपल सर से बात कीजिए आप। ठीक है बच्चों? ओके सर। चलिए। ओके सर। हाँ, नाउ वी प्रोसीड अगेन। रिसेट इन बार, ये आपको रिसेट इन बार आपको बता ही दिया था। इसके बाद रिसेट आउट, ये अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। एक मिनट में इसको मैं ले ही आता हूँ आपके लिए। ये रिसेट इन बार है ना, दिस
दिस इज रीसेट आउट पिन। रीसेट आउट पिन क्या कह रहा है आपका? इट इज आउटपुट सिग्नल व्हेन MUP इज रीसेटेड a high signal is given on the line by microprocessor to other peripheral device IC connected with the MUP। क्या है कि यदि हमें किसी अदर पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्टेड है इस माइक्रो प्रोसेसर से, और यदि उनको हमें रिसेटेड करना है तो हम रिसेट आउट पिन पर एक्टिव हाई सिग्नल दे देंगे, जिससे कि आपके अदर पेरिफेरल डिवाइसेस आपके रिसेटेड हो जाएंगे। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत? इस पिन को समझने में किसी को दिक्कत है क्या? यस और नो? नो सर, नो सर। चलिए, नो सर। नो सर। अब देखिए एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं देखो आप ये नोट्स नहीं मेरे, मैं जब 98 में मैं पढ़ता था, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करता था, ये जब के नोट्स है मेरे, ये है ना। ये नोट्स ऐसे हैं कि आज भी वही नोट्स इतने पावरफुल हैं कि आप खुद कहोगे कि हाँ इन नोट्सों को पढ़ के सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और इनसे सारी चीजें। तो देखिए एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वाई रोम ऑब्लिक EPROM इज कनेक्टेड फ्रॉम एड्रेस 000H इन 8085 सिस्टम। क्या है आंसर इसका? आपने देखा होगा जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले वो प्रोसेसिंग होती है। क्या एक साथ ही विंडो आ जाती है कि कुछ प्रोसेस होता है? बताइए। कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या एक साथ विंडो खुल के आ जाती है कि कुछ प्रोसेस होता है? पहले प्रोसेस होता है सर। प्रोसेस होता है ना। यस सर। वो प्रोसेस कैसे होता है? क्योंकि उसमें पहले से इनबिल्ट एक मॉनिटर प्रोग्राम होता है जो कि उसको यूजेबल बनाता है, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए। उसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए एक मॉनिटर प्रोग्राम होता है। तो उस मॉनिटर प्रोग्राम की सहायता से वो बूटअप होता है, और बूटअप होने से हमको यूजर फ्रेंडली बनाकर वो माइक्रो विंडो की अपने को जो विंडोज है उस फॉर्म में हमको ये डेस्कटॉप पर यूज करने के लिए देता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? मॉनिटर प्रोग्राम। मॉनिटर प्रोग्राम। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? मॉनिटर प्रोग्राम इज stored in ROM because ROM program is permanently stored. The monitor program is a program which made microprocessor kit functional. ठीक है, मैं कंप्यूटर के बारे में कर रहा हूं, यहाँ पे माइक्रोप्रोसेसर किट बोलते हैं। जहां पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, कोई काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं माइक्रोप्रोसेसर किट। तो is a program, monitor program is a program which make microprocessor kit functional. It initialize all peripheral IC in the microprocessor kit and it make microprocessor ready to accept command from programmer. समझ गया? यूजर फ्रेंडली बनाता है कि हम जो यूजर कोई भी कमांड देता है उसको यूज करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करता है। When power supply of the microprocessor is turned on, the microprocessor automatically resetted. Hence, PC means program counter becomes 000H and microprocessor execute first instruction from address 000H. ठीक है, microprocessor should execute first monitor program. Hence, ROM is connected from address 000H because ROM contains the monitor program which is responsible to make microprocessor kit functional. तो अब आपको समझ आ गया कि 000H से क्यों होता है? क्योंकि मॉनिटर प्रोग्राम जो कि रोम में स्टोर्ड होता है, जब किसी माइक्रोप्रोसेसर फंक्शनल किट को, माइक्रोप्रोसेसर की किट को किसी को फंक्शनल बनाना होता है, तो जैसे ही माइक्रोप्रोसेसर को किट को ऑन किया जाता है तो उसको फंक्शनल बनाने के लिए उस प्रोग्राम को वो 000H से उठाता है और उसको माइक्रोप्रोसेसर किट को फंक्शनल बनाता है। इसलिए हमेशा वो एड्रेस उसका कहां से शुरू होता है? 000H से। तो यहां तक बात आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई रोम ऑब्लिक EPROM is connected from address 000H in my 8085 सिस्टम। ठीक है, अभी आता है सीरियल इनपुट डाटा लाइन। जो अगली पिन है आपकी कौन सी? SID लाइन। माइक्रोप्रोसेसर कैन रिसीव सीरियल डाटा ऑन दिस लाइन 1 bit at a time। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, जब अपन पेरिफेरल IC पढ़ेंगे ना, तब ये SID और SOD पिन का फंक्शन तुम्हें ज्यादा बताऊंगा मैं।
इसी प्रकार एसओडी लाइन है, माइक्रो प्रोसेसर कैन सेंड सीरियल डाटा ऑन दिस लाइन। तो ये इसको अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ये आर्किटेक्चर का पॉइंट है आपका, है ना। अब जनरल पर्पस रजिस्टर कौन कौन से होते हैं आपके, कल मैंने बताए थे कितने होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर? 7 होते हैं। 7 होते हैं भाई साहब, 8 बिट के होते हैं 7, जिनको नाम दिया है A, B, C, D, E, H, L। ये सभी 8 बिट के होते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। These register are used during the programming to store operands or to store result temporary। ये सारे है ना रजिस्टर्स जो होते हैं, जब हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे, चाहे अर्थमेटिक ऑपरेशन करें चाहे लॉजिकल ऑपरेशन करें, तो ये सारे के सारे रजिस्टर, इनमें से कोई से भी रजिस्टर को हम यूज कर सकते हैं और इनके रिजल्ट इनमें टेम्परेरी स्टोर किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू ऐड 45H प्लस 67H। देखो ये एग्जांपल देखिए, कितना शानदार एग्जांपल है कि 45H को 67H से करना है। तो सबसे पहले हमने एक इंस्ट्रक्शन दी है MVI A, 45H। तो क्या मीनिंग हो गया, कल मैंने बताई थी ना मूव वाला, कि 45H सीधा सीधा कॉपी कहां हो जाएगा आपका, A रजिस्टर में। कहां हो जाएगा? ए रजिस्टर में। और अब दूसरा है 67 रजिस्टर, जो 67 जो बिट डाटा है आपका, उसको हम दूसरे रजिस्टर में स्टोर कर लेंगे। तो अब दूसरे कमांड क्या दी हमने, MVI B, 67H। तो ये क्या कर रहा है, 67 को किस में कर रहा है स्टोर, B रजिस्टर में। इसके बाद इंस्ट्रक्शन होती है ऐड B। ऐड B इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है, द कंटेंट्स ऑफ B रजिस्टर इज डायरेक्टली एडेड टू रजिस्टर A। ध्यान रखना, मान लो यहाँ पर ऐड C होता, ध्यान देना, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐड C होता तो इसका मीनिंग क्या होता कि कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर C is added to the contents of register A and result will be stored in register A। हमेशा ध्यान रखना कि इसमें A साइलेंट होता है, एक्यूमुलेटर साइलेंट होता है, वो जो भी कंटेंट्स होते हैं वो एक्यूमुलेटर के साथ ही ऐड होंगे। किसके साथ होंगे, एक्यूमुलेटर के साथ ऐड होंगे। तो हमारा जो एम था, जो गोल था कि 45H प्लस 67 को ऐड करना है, वो हमने इस तरह से पूरा किया है। इसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ऑफ 8085। तो क्या किया हमने, 45H को पहले A रजिस्टर में किया, क्योंकि A रजिस्टर में हमको करना ही पड़ेगा A, क्योंकि हमेशा जो एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है वो A रजिस्टर इनबिल्ट होता है, उसके साथ होना ही होना होता है। तो हमको सबसे पहले A रजिस्टर को लोड करना ही पड़ेगा एक आपके डाटा के साथ। तो 45 को हमने A में डाल दिया, 67 को हमने B में डाल दिया, फिर ऐड B कर दिया, मींस 67 को उन्होंने A रजिस्टर के कंटेंट्स 45H के साथ ऐड कर दिया। और रिजल्ट कहाँ आ जाता है, वो रिजल्ट निकल के आ जाता है आपके A रजिस्टर में ही। जब इसका आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ऐड B जो भी रिजल्ट अवेलेबल होगा वो कहाँ पर होगा, आपका A रजिस्टर में ही अवेलेबल होगा। इसके बाद RST1, इसके बाद क्या आ जाएगा, RST1 मींस ये प्रोग्राम यहाँ पर खत्म होता है। जैसे आप हाई लेवल लैंग्वेज में जब प्रोग्राम को करते हो, सी लैंग्वेज में क्या करते हो आप, जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है लास्ट में क्या लिखते हो, याद है कि नहीं, सी लैंग्वेज स्टूडेंट्स? रिटर्न स्टेटमेंट। हैं, बोलो बच्चा बोलो। रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हो कि नहीं लिखते? स्टार्ट करते हो जब क्या करते हो, गेट CH करते हो। अरे सी लैंग्वेज पढ़ी कि नहीं पढ़ी आपने? सर पढ़ी है सर। पढ़ी है। तो पढ़ी तो यार, वो स्टार्ट भी करते हो उसको एंड भी करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। तो इसमें असेंबली लैंग्वेज में जो हम जो एंडिंग करते हैं वो RST1 से करते हैं, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलिए, अब जो रजिस्टर्स हैं आपके A, B, C, D, E, H, L, तो अब मैंने बताया था कि इन 7 रजिस्टर को 8 बिट के रूप में यूज करते हैं, उनको जनरल पर्पस रजिस्टर बोलते हैं। लेकिन हम इनको पेयर के रूप में यूज कर सकते हैं। देखो B और C को जनरल पर्पस रजिस्टर को यूज किया हुआ है 16 बिट में, ऐसे D को कर रखा है और HL को कर रखा है। तो ध्यान रखना कि जो जैसे D है तो E को बोलते हैं लोअर 8 बिट और D को बोलते हैं हायर 8 बिट। ऐसे C को क्या बोलते हैं, लोअर 8 बिट, और B को क्या बोलते हैं, हायर 8 बिट। ऐसे HL में क्या बोलते हैं, L को बोलते हैं लोअर 8 बिट और H को क्या बोलते हैं, हायर 8 बिट।
और देयर आर 2 16-bit स्पेशल पर्पस रजिस्टर। कौन कौन से होते हैं? एसपी और पीसी, जो कि मैंने कल आपको बताए थे। स्टैक पॉइंटर, एक मिनट, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर बताए थे कल आपको मैंने। तो ये प्रोग्राम Yes, काउंटर की जो है, प्रोग्राम काउंटर का जो एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है प्रोग्राम काउंटर का? इट इज अ 16-bit रजिस्टर। इट ऑलवेज गिव्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। To read instruction from memory, program counter gives the address so that the instruction is read from the memory and then executed by the microprocessor। ठीक है, यहां तक समझ आ गया कि अगले इंस्ट्रक्शन का वो एड्रेस देता है। द प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट्स ऑटोमेटिकली। ये प्रोग्राम काउंटर जब एक आपकी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली एक इंक्रीमेंटेड हो जाता है। ठीक है, the program counter increment automatically and gives the address of the next instruction, and hence UP reads the next instruction and execute it. It is due to the program counter that the microprocessor execute the program sequentially one after another। तो इसी तरह से जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन आती जाती हैं, इनको वन आफ्टर अनदर इसको एग्जीक्यूट करता चलता है, और जो उसका एड्रेस है उसका सिक्वेंसली इंक्रीमेंट होता हुआ चला जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये आपको याद हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। स्टूडेंट्स, कोई No, डाउट sir. इसमें? नो कोई सर। डाउट है क्या? अरे मेरे को रेस्पॉन्स किया करो यार, आप रेस्पॉन्स नहीं करते हो। नो सर, नहीं है सर, नहीं है सर। चलिए, अब इसके बाद आ जाता हो आपका स्टैक पॉइंटर। इट इज यूज्ड टू गिव द एड्रेस ऑफ स्टैक मेमोरी। इसमें कोई दिक्कत आपको? No, sir. बस, अब इसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडर। ये मैंने कल आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है और मशीन साइकिल एनकोडर क्या करता है। इसको आप रीड कीजिए, मैं कल की क्लास में आपको यहाँ से दोबारा से बताऊंगा। अच्छा, जो आपकी जो क्लासेस है एज पर शेड्यूल क्लासेस जो भी होती है मंडे वेडनेसडे, उसमें तो आपको दिवाकर सर कुछ ना कुछ बताते रहेंगे आपको, है ना। जो जहां तक उन्होंने पढ़ाया उसके आगे का वो दिवाकर सर पढ़ाएंगे, मैं आपको रिकैप करता हुआ चलूंगा ये सारी चीजें। लेकिन आपको डेली क्लास अटेंड करनी है। मेरी डेली में क्लासेस लूंगा आपकी सुबह 9 से 10। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं उनसे दोबारा से मैं आपको कह रहा हूं, उनको बोल दीजिए, मैं उनको है ना उनके मिड टर्म में मार्क्स बिल्कुल है ना लेस कर दूंगा, उनके डिसिप्लिन के मार्क्स लेस कर दूंगा, और सारे टीचर्स को बोल दूंगा कि उन स्टूडेंट्स पर कड़ी निगरानी रखें और उनको इसी तरह से इवैल्यूएट करें यदि वो क्लासेस नहीं लेते हैं तो। इसमें किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. चलिए फिर मेरे ख्याल से आज की क्लास ओवर की जाए। क्लास ओवर Yes, कर दो Yes, आज sir. की। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सर। यस सर। बताइए कोई दिक्कत हो Thank you, तो? sir. नो सर। No. No, sir. चलिए फिर मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप है ना कम से कम